हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जल के बारे में। जल यानी वाटर। हमारे जीवन में वाटर का कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो कि ये 10 टॉपिक को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यह वीडियो बेसिकली IAS, UPSC, IPS एंड ऑल सर्विस के लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जियोग्राफी का एक चैप्टर है, जियोग्राफी का एक पार्ट है, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि हमारे जीवन में जल की भूमिका के बारे में यह चैप्टर हमें बताएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस देखिए, चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में फर्स्ट टॉपिक क्या है। पहले तो हम देखते हैं कि जल है तो कल है। अगर जल नहीं है तो हमारा कल अंधकार में व्यतीत होगा, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर तो ढेर सारे जल उपलब्ध हैं, बट वो सारे जल हमारे पीने योग्य नहीं है। इसलिए जल है तो कल है, इसको ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट टॉपिक को 22 मार्च जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो 22 मार्च को जल दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि सभी को यह जानकारी हो कि जल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए जल। इसीलिए एक जल दिवस के रूप में मनाया जाता है एक दिन को, जिसको हम बोलते हैं 22 मार्च, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक इसमें क्या है? दूसरा टॉपिक ये है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक एडवाइजरी जारी किया था, एक सलाह जारी किया था कि प्रति व्यक्ति को कितना एक दिन में पानी यूज़ में, अगर उसके पास है पानी हो तो वह बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। अगर उतना पानी उपलब्ध नहीं है तो उन व्यक्तियों के लिए परेशानी है जिनके पास ये जल इतना लीटर उपलब्ध नहीं है। तो हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने 50 लीटर प्रति व्यक्ति के लिए यह जारी किया था आंकड़ा कि अगर हर एक व्यक्ति के पास 50 लीटर अगर एक दिन में खर्च करने के लिए पानी है तो उसके इतना भाग्यशाली इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। तो यह आंकड़े के हिसाब से हमें यह बताता है संयुक्त राष्ट्र कि यदि आपके पास उपलब्ध है इतनी मात्रा तो आप भाग्यशाली हैं, अन्यथा आपको आपकी ज़िंदगी परेशानी में बीत रही है। तो हम बता दें कि बहुत सारे जगहों पे इस परेशानी को देखते हुए यह संयुक्त राष्ट्र ने इस आंकड़े को जारी किया था। तो तीसरे टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड के बारे में बात करते हैं कि कितना जल उपलब्ध है, यानी हमारे पृथ्वी पर कितना जल उपलब्ध है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जल हमारे पृथ्वी पर लगभग 71% प्राप्त मतलब कि उपलब्ध है, जो कि यह हमें बताता है कि पृथ्वी पर इतना जल उपलब्ध है। 71% एक बड़ा आंकड़ा है, बट ये न सोचिए कि 71% जल आप यूज़ में लाते हैं। 71% में जल आपका बहुत सारे जल होते हैं, जैसे कि भूमिगत जल यानी भौम जल, और आपका नदियों का जल, तालाबों का जल, महासागरों का जल, और सारे जल होते हैं जिसको हम प्रायः सागर, महासागर, नदियाँ, तालाब, ये सब इसके रूप में 71% जल पाए जाते हैं। तो यही नहीं होता है, और भी ग्लेशियर हो गया, ध्रुवों पर हो गया, कई जगह पर ये जल आपका उपलब्ध है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे इसके बारे में कि यह कहाँ कहाँ पर उपलब्ध 71% जल हैं। तो चौथा टॉपिक है आपका जल की अवस्था। तो किन किन अवस्थाओं में जल उपलब्ध है इस पृथ्वी पर, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में। तो आपको बता दें कि जल की अवस्थाएं ठोस,
द्रव एवं गैस, इस तीनों अवस्थाओं में हमारे पृथ्वी पर जल पाया जाता है। तो पहला टॉपिक जल की अवस्थाएं में पहला टॉपिक आपका ठोस हो गया। तो ठोस आपका ध्रुवों एवं हिम पर्वतों पर हिम के रूप में पाया जाता है, जो कि एक बड़ी मात्रा में यह ठोस पदार्थ का एक आंकड़ा मतलब वहाँ पे उपलब्ध होता है जल का, जो कि ध्रुव, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव हमारे इस अर्थ पे दो प्रकार के ध्रुव पाए होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये होता है आपका उत्तरी ध्रुव और ये होता है दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव होता है और ये दक्षिणी ध्रुव होता है। तो यहाँ पर आपका बहुत सारे बर्फ के रूप में जल पाया जाता है, जो वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। और आपका बता दें कि जो द्रव होता है, द्रव प्रायः महासागरों, सागरों, नदियों, तालाबों एवं कई प्रकार के जलाशयों के रूप में पाया जाता है। जैसे भूमि पर अनेक तरह से जल पाया जाता है द्रव के रूप में, जो कि आपका ये तालाब, नदियाँ, महासागरें एवं सागर, इन सभी जगहों पे प्रायः द्रव के रूप में जल पाया जाता है। और तीसरा टॉपिक है गैस। तो गैस प्रायः हमारे वायुमंडल में प्रायः बादलों के रूप में गैसें एकत्रित हो जाती हैं एवं वायुमंडल में ऐसे ही घूमती रहती हैं गैस के रूप में जल। और यह आपका तीनों टॉपिक इस तरह कंप्लीट हो गया। और आपका पांचवा टॉपिक हम आपको बताते हैं कि जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल क्यों है। तो जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल इसलिए है क्योंकि भौम जल ही हमारे लिए बहुत उपयोगी जल होता है, जिसके द्वारा हम पीते हैं। जिन जल को पीने के योग्य हम मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो जल ताज़ा जो पानी है, यानी शुद्ध पानी को हम पी नहीं सकते, बट क्योंकि उसका स्वाद ही अलग होता है, उसका कोई स्वाद ही नहीं होता है शुद्ध जल का। तो ऐसे में हम मानते हैं कि ताज़ी पानी जो होती है वो पीने योग्य पानी होती है। तो इस भौम जल के अंदर यानी भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उसी को भौम जल कहते हैं। तो जो भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है वो पीने योग्य माना गया है। तो लगभग भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है निरंतर घटता बढ़ता रहता है। वह मानव जीवन की जनसंख्या के ऊपर यह डिपेंड करता है कि वह जल घटेगा या बढ़ेगा। स्थिति के अनुसार हर जगह का भौम जल अलग अलग होता है, इसलिए आप उतने ही जल का उपयोग करें जितना जल का जरूरी है। अन्यथा जल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, जिससे आप आगे आने वाली जनरेशन को आपकी जनरेशन को प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। 6 नंबर टॉपिक, जल का वितरण। तो जल का वितरण किस प्रकार है, तो यह हम बात करते हैं। तो जल का वितरण आपका जल प्रायः कई रूपों में उपलब्ध है, ठीक है। हाँ, तो बता दें आपको कि जो जल का वितरण है हर जगह अलग अलग प्रकार से है। तो विश्व में हर जगह जो जल है वो एक समान रूप से नहीं पाया जाता है। आपको बता दें कि भूमिगत जल प्रायः अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। कहीं 1 मीटर पे तो कहीं 100 मीटर, कहीं हज़ारों मीटर की नीचे की स्थिति में पाया जाता है भौम जल। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जल का वितरण हर जगह अलग अलग रूपों में पाया जाता है। और यह जल जो होता है
भूमिगत जल के रूप में यह हमें प्राप्त होता है और हर जगह अलग अलग तरीके से हम जल को पाते हैं हम। कभी कहीं कहीं नीचे ज़्यादा जल पाया जाता है तो कहीं ऊपर ही जल मिल जाता है हमें। तो हम आपको इस फिगर के माध्यम से बताते हैं कि मान लीजिए यह पृथ्वी का सरफेस है यानी सतह है, जो कि यह इसको मिट्टी हम मानते हैं। यह मिट्टी जिस पे हम चलते हैं उसके नीचे जो जल पाया जाता है वही हमारा भूमिगत जल कहलाता है यानी भौम जल कहलाता है। तो इस फिगर से हम आपको बताते हैं कि ये फिगर क्या इंडिकेट करता है। तो यह इंडिकेट ये करता है कि जो जल है यहाँ पे कुछ ही मीटर की दूरी पे प्राप्त हो गया जल हमें भूमिगत जल, जबकि यहाँ पे कुछ दूरी पे प्राप्त हुआ और इससे दूरी पर ये जल प्राप्त हुआ और इससे दूरी पे ये जल प्राप्त हुआ और इससे दूरी पे ये जल प्राप्त हुआ और इससे दूरी पे ये जल प्राप्त हुआ। तो हर जगहों पे, हर स्थानों पे, विश्व के हर एक स्थानों पे जल एक ही रूप में नहीं पाया जाता, यानी एक ही स्थिति में नहीं पाया जाता। अलग अलग स्थितियों में हम जल को पाते हैं, भूमिगत जल को पाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि जल का प्रबंधन। जल का वितरण हम लोग पढ़ लिए, जल का प्रबंधन। लेकिन जल के वितरण में हम और कुछ पढ़ लेते हैं कि यह वितरण किस प्रकार होता है। तो जल का वितरण, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक 7 पर बात करते हैं, आगे बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो जल का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। तो जल का प्रबंधन कई तरीके से हम करते हैं। पहला तो प्रायः खेतों में आप देखे होंगे, यानी फील्ड यानी खेतों में आप प्रायः देखे होंगे कि हम घेर के, दीवारों से घेर के पानी को इकट्ठा करते हैं ताकि उस पानी को फिर से उपयोग में लाया जा सके। तो जल का प्रबंधन कई तरीके से किया जाता है। कहीं बड़े बड़े टैंकों के माध्यम से जल जब वर्षा के रूप में भूमि पर आता है तो उसी में वह जल एकत्रित हो जाता है और हम उस जल का उपयोग कर पाते हैं खेतों में, और भी कई जगहों पे हम उस जल का उपयोग करते हैं। जो जल का प्रबंधन है वो कई जगह पे कई रूपों में एकत्रित होता है। तो कहीं आपका नदियों में एकत्रित होता है, तो कहीं आपका कुओं में एकत्रित हो जाता है, जो कि हमारी जो भौम जल है उसको बनाए रखता है। जब वर्षा होती है तो ये जल हमारे भूमि पर आते हैं और भौम जल की स्थिति को बना देते हैं एक निश्चित स्थिति में, जैसे वह स्थिति रहती है। यदि वर्षा ना हो तो भौम जल जो होता है वह नीचे स्तर पे चला जाता है, जिसके कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं फिर आपकी भूमिका, आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए जल के बारे में। तो भूमिका ये होनी चाहिए कि आपको कम से कम जल का उपयोग करना चाहिए, और कहीं भी अगर जल को दुरुपयोग करते हुए किसी को देखें तो उनको ज़रूर बोलें कि आप जल का दुरुपयोग ना करें, जितना उपयोग हो जल उतना ही उपयोग करें, अन्यथा जल का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि यही जल आपके भविष्य को आगे संवारेगा। तो
लगा दें कि ये आपकी भूमिका में क्या है। तो जब भी आप जिस कार्य के लिए जिस कार्य के लिए आप जल का उपयोग कर रहे हैं उस कार्य को ध्यान में रखते हुए जितना उपयोग हो सके उतना ही जल का उपयोग करें। मान लीजिए कि यदि आप मुंह धो रहे हैं तो मुंह धोने में जितना उपयोग हो जल उतना ही उपयोग करें, और नल को वैसे ही खुला ना छोड़ें जैसे कि आप मुंह धो के वहाँ से चले जाएं, ताकि जल वो गिरता रह जाए, पानी गिरता रह जाए भूमि पे और यह पूरा जल नीचे व्यर्थ चला जाए। इससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़े भविष्य में। ऐसा कार्य न करें। यदि दूसरा कारखाने में यदि आप जल का उपयोग कर रहे हैं तो जल का उपयोग उतना ही करें जितना आवश्यक है। जल को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि अगर जल व्यर्थ जाता है तो आपकी जो कार्य की जो चीज़ें हैं वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाएंगी और उन चीज़ों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपकी भूमिका यही नहीं रही, भूमिका बहुत है, लेकिन हम चाहते हैं कि बड़ा वीडियो ना बने, इसलिए जल्दी से इस चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। आप जानते हैं कि जब पृथ्वी पर पौधों को एक सीमित मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होता है तो प्रायः वो पौधे जो होते हैं मुरझा जाते हैं या सूखने लगते हैं या उन पे परेशानियों का सामना आ पड़ता है, क्योंकि जो भौम जल होता है उसी के माध्यम से, जड़ के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाने का प्रयत्न करते हैं और उनको भौम जल बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जिस तरह हमें जल की आवश्यकता है वैसे ही पौधों को भी आवश्यकता है, और पौधे अगर नहीं होंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो यही कारण है कि पौधों के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है अपने भोजन को बनाने के लिए, जिस प्रकार हम अपना खाना खाने के बाद पानी पीते हैं। पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। और जैसा कि आप जानते हैं कि यदि गमले में पानी डालना बंद कर दें तो वह गमले का फूल या फिर पौधा मुरझा जाता है। यह इस कारण होता है क्योंकि हम जैसे भोजन करते हैं तो हमें पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो उनको भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो यह टॉपिक कंप्लीट हुआ और 10 नंबर हम टॉपिक पे आते हैं कि पादपों के न रहने पर मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला हम टॉपिक बता दें कि मानव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मानव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा यदि जल ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। ऑक्सीजन जनरेट कितना करेंगे भाई, उतना ही जनरेट करेंगे जितना आपको ज़रूरत है। एक आदमी के लिए बनाएंगे, 2 आदमी के लिए बनाएंगे, अब 1000 करोड़ अरबों खरबों के लिए नहीं बना पाएंगे ना। तो वो भी बनाने के लिए, संतुलन के लिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो पहला हम बता दें आपको, फर्स्ट बता दें कि भौम जल के लिए क्योंकि जब पौधे नहीं रहेंगे तो भूमि के अंदर जल कैसे जाएगा भाई, रुकेगा ही नहीं जल। क्योंकि जब वर्षा होती है तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं वही हमारे भूमि के अंदर पानी को ले जाते हैं और रोकते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा तेज बहाव, कटाव, नदियों का उफान होता है
तो प्रायः मिट्टियाँ कट के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं और पेड़ पौधे उसमें जो जल होता है उसको नहीं रोक पाते हैं अगर सीमित मात्रा में नहीं रहते हैं तो। इसलिए जल पेड़ पौधों का बहुत इम्पोर्टेंस है इस पृथ्वी पे, और ये पेड़ पौधे ही हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, जीवन के संतुलन को बनाए रखते हैं, जीवन में हर एक आपदाओं को झेलते रहते हैं जैसे कि हम झेलते हैं अपने जीवन में। तो पेड़ पौधे इसलिए उपयोगी नहीं है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए उपयोगी हैं क्योंकि ये बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जहरीली गैसों को भी अपने अंदर अवशोषित करते हैं और हमारे जीवन की रक्षा करते नहीं हैं, ये जानवर की भी जीवन का रक्षा करते हैं। हम तो मानव हैं, तो इसमें जीवन पर प्रभाव इसका इस प्रकार पड़ जाएगा कि हम पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि यह जानते हैं हम कि जब आप नहीं तो हम नहीं, वैसे ही हालात हो जाएंगे इस पृथ्वी पे। तो पादपों के न रहने पर मानव जीवन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि जीवन तहस नहस हो जाएगा, न रहेंगे हम, न रहेंगे आप। और इस पृथ्वी पर जितने भी वायु हैं एवं लोग इस धरती पर रहते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाने लगेंगे अपने ऑक्सीजन की तलाश में, और आप भी यहाँ से वहाँ दौड़ने लगेंगे ऑक्सीजन की तलाश में, क्योंकि पेड़ पौधे जहाँ रहेंगे वहीं आप रहेंगे। तो इसका ये इम्पोर्टेंस नहीं है कि आप पेड़ पौधे लगाना भूल जाएं। हम आपको लास्ट में इंस्ट्रक्शन यही देंगे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, आप अधिक पेड़ लगाएं और कम से कम पेड़ों को काटें, जितना आवश्यक हो उतने पेड़ों को काटें, और कम से कम घर बनाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाने का प्रयत्न न करें, नहीं तो घर बनाएंगे तो ये पेड़ पौधे कहाँ रहेंगे भाई, जानवर कहाँ रहेंगे भाई, जो कि आपकी जहरीली गैसों को अवशोषित करते हैं ये पेड़ पौधे। तो हम यहीं पे अपना टॉपिक समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि एक साल में एक बार पेड़ जरूर एक लगाएं, ताकि आपके जनरेशन को आगे बढ़ाइए पेड़ पौधे। क्योंकि यहाँ पे पढ़िए कि जल है तो कल है, वैसे ही पेड़ पौधे हैं तो जल हैं और हम कल भी रहेंगे। जल होगा, जब पेड़ पौधे रहेंगे तो जल होगा और हम भी रहेंगे। तो धन्यवाद। इतना टॉपिक कंप्लीट हम किए। इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ताकि ऐसी ही नई वीडियो लाएंगे तो आप फिर उस वीडियो को देखेंगे, अपने तैयारी को बनाए रखेंगे। ये रहा हमारा टॉपिक जो कि यह कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।